हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं अमित सिंह आर्या। रिसेंटली मैंने यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम सोशल वर्क सब्जेक्ट में 3 बार क्रैक कर लिया, हैट्रिक लगा लिया है मैंने। प्यारे दोस्तों, मैं ये इसलिए बताता हूं ताकि आपको एक मोटिवेशन रहे कि आप खुद एक बहुत बेहतर जगह पहुंचो। दूसरी चीज ये है कि आप किससे पढ़ रहे हो, ये आपका जानना अधिकार है। चलो आते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एनटीए एजेंसी है उसके तरफ से ये स्कोर कार्ड है मेरा, आप स्कोर देख सकते हो। एंड क्वालिफाई मैं किसके लिए हूँ ये सब भी आप देख सकते हो। चलो, ये तो है ही, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मैंने कई बार दिया दिया है और हमेशा बताता रहूँगा। इस वीडियो में आपको कंप्लीट एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको सिलेबस का। सोशल वर्क के 2 पेपर कोड होंगे, ध्यान से सुनिएगा। 2 पेपर कोड होंगे। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों है 2 पेपर कोड? क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज एक पेपर कोड डिमांड करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज दूसरा पेपर कोड डिमांड करती है। बेसिकली स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं डीयू, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एंड बीएचयू, आपको टिस के बारे में पता है। टिस इज फॉरमोस्ट एंड द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इन इंडिया। ठीक है। इसका पहला नाम था सर दोराबजी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। इस तरीके से ये डेवलप होता होता आज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के नाम से मशहूर है और बहुत अच्छा प्लेसमेंट कवरेज है इसका, ये याद रखिएगा। इस बार 2025 के रिजल्ट में अप्रोक्सीमेटली 50 से ज्यादा बच्चे टोटल थर्ड फोर्थ राउंड तक सेलेक्ट हुए हैं। उन सभी को मैंने सेलेक्टेड स्टूडेंट ग्रुप में ऐड कर रखा है। धीरे धीरे सबके इंटरव्यू आ रहे हैं। अब देखो, आप पीजी की तैयारी करने जा रहे हो, सोशल वर्क की तैयारी करने जा रहे हो, आपको खुद ब खुद डिसिप्लिन बना करके तैयारी करना होगा, इंफॉर्मेशन गैदर करना होगा। अगर आप फ्री में कर रहे हो या पेड कर रहे हो, सारा उपाय आपको मैं बताने वाला हूँ। कंप्लीट ये सिलेबस होगा, यानी कि इस सिलेबस की वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और से या मेरे ही किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस फॉर सोशल वर्क HUQP21। पहले तो 2 पेपर कोड है, इन दोनों को मैं समझा दूं। दूसरा पेपर कोड है COQP11 जो कि एक जनरल पेपर कोड है। अब कौन सी यूनिवर्सिटी इसको डिमांड करती है, कौन सी यूनिवर्सिटी उसको डिमांड करती है, ये भी मैं क्लियर कर दूं। COQP11 BHU भी डिमांड करता है और टिस ने भी इसको एप्लीकेबल माना है। यानी आपने COQP11 एग्जाम दिया है तो आप टिस में बैठ टिस के लिए एलिजिबल हो। यानी आप टिस में, क्योंकि CUT एग्जाम के बाद सभी का अपना पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें आप एलिजिबल हो। टिस का बहुत हाई कटअप जाता है, ये आप कटअप देख सकते हो स्टूडेंट जो मैं इंटरव्यू अपलोड कर चुका हूं। HUQP21 भी टिस में एप्लीकेबल है। मैं फिर से बताऊं, BHU में ये एप्लीकेबल नहीं है। बी क्लियर, BHU में ये एप्लीकेबल नहीं है। टिस में HUQP21 तो है, साथ ही साथ DU दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में ये एप्लीकेबल है। DSSW जो इसका ख्वाब देख रहे हो, इसमें भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ में भी सेलेक्ट हुए। काफी सिलेक्शन का मैंने, और रियल सिलेक्शन है। एक और चीज मैं बता दूं, सिलेक्शन की स्टोरीज जो है वो रियल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत चैनल हैं वो क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं आप जानते हो। मुझे इतना फुर्सत ही नहीं है, मैं अपने एकेडमिक्स से इतना बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाता हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये सब आप जानते हो। चलो, तो HUQP21 में क्या कहानी है, क्या सिलेबस है, थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे हम लोग। और प्लीज सेशन को लाइक कर दो ताकि आप जैसे मित्रों के पास, सबके पास ये पहुंच जाए। HUQP21 सिलेबस में पहले तो बेसिक एक क्राइटेरिया समझ लो। इसमें एग्जाम पैटर्न का 75 क्वेश्चंस होंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपको इसमें जांचा जाएगा, यानी कि आपके नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ये सभी के सभी बाइलिंगुअल क्वेश्चन होंगे और सभी आपके लिए कंपल्सरी होंगे। आप कहोगे सर CUET PG में कितने मार्क्स के एक क्वेश्चन रहते हैं, तो वो 4 मार्क्स के रहते हैं। क्या निगेटिव मार्क्स भी होता है? डेफिनेटली निगेटिव मार्किंग होती है। समझ में आया कहानी? जी हाँ, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और एकदम एक सिलसिलेवार ढंग से कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन के साथ आपको देखना है। देखो, सोशल वर्क के सिलेबस को 9 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। क्लियर है? सोशल वर्क के सिलेबस को क्या किया गया है, 9 यूनिट्स में हमने डिवाइड किया है। ये HUQP21 का है, प्लीज बी वेरी क्लियर। इसमें पहला कॉन्सेप्ट है सोशल कॉन्सेप्ट, इसी तरीके से इकोनॉमिक जो कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट सब है।
9 यूनिट्स को बहुत ही, एक चीज मैं बता दूं, ये सिलेबस बहुत इंटरमिंगलिंग है, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी भी आप कह सकते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट से मिला हुआ है। इसमें सोशल कॉन्सेप्ट में मैं आपको समझाऊं, पहला जो कॉन्सेप्ट है ये है फैमिली, दूसरा है मैरिज, तीसरा है नेबरहुड, कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन अलग दिया है, बट आप इस दोनों को एक ही यूनिट मानोगे। कल्चर, कास्ट, क्लैन, वैल्यूज, कल्चर, ट्रेडिशंस, प्रैक्टिस, नॉर्म्स, लाइफस्टाइल, हेल्थ, सोशलाइजेशन नीड्स। एक चीज और मैं बताऊं आपको कि आपका जो ये जितना भी पॉइंट है, इन सबको समझिएगा, इस चीज को, इन सबको एक डेफिनेटली आपको मैं समझाऊंगा, इन सबको कॉन्सेप्ट वाइज आपको तो पढ़ना है, लेकिन जो ट्रेंड है 2025 के क्वेश्चन पेपर का, उसमें डिटेल और रीडिंग बेस्ड, यानी कि एक लंबा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2025 के क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे, पहले के तो करवाया हुआ है, लेकिन जब करवाएंगे तो आप अवेलेबल रहना, और 2-3 पार्ट में हो सकता है या एक ही पार्ट में होगा, सिंगल पार्ट में आप लोगों को पूरा उसका डिटेल एनालिसिस में दूंगा, ठीक है। सो 2025 का ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व जरूर देखिएगा। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में इकोनॉमी क्या है, मार्केट क्या है, प्रोडक्शन, उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, प्रोडक्शन और डिमांड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कौन कौन से थियरी हैं इसमें, इकोनॉमी के क्या कॉन्सेप्ट है, उनके थियरी है। सप्लाई, लेबर, इनकम, एक्सपेंडिचर का कौन कौन सा कोफिशिएंट होता है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म जो हुआ था, ये आप जानते होंगे, ये भी आपको पढ़ना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब कुछ पढ़ना है। अब है यूनिट 3। यूनिट वाइज इसलिए दिया है क्योंकि इस यूनिट में बहुत सारे चैप्टर हैं, आपको देखने में बड़े छोटे छोटे लग रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि 4 बार पढ़ लेंगे, लेकिन एक डेमोक्रेसी ही ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने में आप 1.5 महीने लगा दोगे, है ना। डेमोक्रेसी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी होता है, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी होगा, बहुत सारा होगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए क्या जरूरी है वो हम आपको बताएंगे। व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। पंचायत, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, ह्यूमन राइट, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस इज अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट। फ्रीडम, लिबर्टी, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, ये सब के सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इज इट क्लियर? या बिल्कुल। अब आते हैं साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में सेल्फ, बिहेवियर, मेंटल फंक्शंस, देखो ये वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट है, इसमें जितना पढ़ोगे आप उतना कंफ्यूज होगे। ये साइकोलॉजी है तो बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स, साइंटिफिक इसमें जो वो हैं, मतलब इन्वेंशंस या साइंटिफिक थियरीज, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ स्टीम, इंटेलिजेंस, ये सबका सब इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट में, जो कि बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है एक सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर, पॉल्यूशन, एयर, वाटर, साउंड, नेचुरल रिसोर्स, एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, डिजास्टर, ये सब यहाँ पे रहने वाला है। अब आते हैं लीगल कॉन्सेप्ट पे। कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, पिटीशन, लिटिगेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो ये FIR करते हो आप, FIR करते हो ना, उसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या क्या उसमें मेन पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस क्या है, ये आपको देखना है, ठीक है। क्या आपको FIR की कॉपी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, पूरा डिटेल स्टेटमेंट पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। चलो, अब ये मत सोचना कि FIR का पूरा आपको क्रिमिनल PC IPC याद करवाना, नहीं, बस आपके काम का जो है वही पड़ेगा। यूनिट 7 में आते हैं सोशल रिफॉर्म, सोशल मूवमेंट एंड सोशल वर्क। सोशल रिफॉर्मर्स का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम जो बैठ के बहुत सारे सोशल जो इविल्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर पाते हैं, इनमें इन सारे सोशल वर्कर का बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे सोशल मूवमेंट, रिवॉल्यूशन, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, जस्टिस, पीस, सोशल वर्क, सोशल डेवलपमेंट, ये सब के सब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। भक्ति मूवमेंट, गुरु नानक, कबीर, बासवेश्वर। सोशल रिफॉर्मर में राजा राममोहन राय इज द पिलर और द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया। स्वामी विवेकानंद, DS कर्वे, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, दलित एंड अंबेडकर, मेधा पाटेकर, अन्ना हजारे, अरुणा रॉय। ये करंट के कंटेक्स्ट में आपको पढ़ना है, पूछा गया है क्वेश्चन, बेझिझक याद करना ही पड़ेगा। NGO क्या होता है, NGO कैसे काम करता है, कॉर्पोरेट्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये सब आपसे पूछा जाएगा। सोशल चेंज एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट सोशल चेंज एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये याद रखिएगा। सोशल चेंज क्या है, इसके कौन कौन से थियरीज हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसके भी कौन कौन से थियरीज हैं।
सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी जनरली ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही है, इसको जब हम पढ़ेंगे तो इन्वायरमेंट से और इसको ऐड करके पढ़ेंगे ताकि ये हमें थोड़ा रिलेटेड रहे। जैसे अब इन्वायरमेंट है तो उसका पॉल्यूशन होगा, उसकी फिर सुधार होगी तो बायोमास बायोगैस का रोल होगा, सोलर विंड पॉल्यूशन कंट्रोल थ्रू टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें होंगी। बात समझ में आ रहा है आपको? ये हो गया आपका HUQP21। अच्छा, HUQP21 किसके लिए है भाई? DU और TIS दोनों के लिए। आपको डिसाइड करना है कि आप सोशल वर्क का कौन सा कॉलेज ट्राई कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा बच्चे TIS एंड DU ही प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर आपके सपने में BHU आता है तो BHU के लिए दूसरा सिलेबस है, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इज इट करेक्ट? तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, मुझे सपोर्ट करना है आपको, ताकि मैं आपको फुल सपोर्ट करूं, आपको फ्री लेक्चर्स भी दूं और इन सब चीजों का पेड क्लास भी अवेलेबल है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। मतलब आप 300 से 400 रुपए मंथली पे करके, आप सोचो आप एक बच्चे का एडमिशन करवाने जाइए किडजी एंड इन सब ब्रांड्स में, आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1500-2000 रुपए उसकी फी है, उतना भी मैंने नहीं रखा है। 400-500 के अंदर में आपको मंथली फी लगेगा, आपको पूरी कोर्स मिल जाएगी भाई बढ़िया से ऑर्गेनाइज्ड वे में, यूनिट वाइज अलग अलग, फोल्डर वाइज अलग अलग, स्ट्रक्चर्ड वीडियो आइटम्स में। अगले वीडियो में हम दिखाएंगे कि आपको कैसे ये सारा कंटेंट मिलेगा, लेकिन आपकी इच्छा पे निर्भर होनी चाहिए, इट्स योर चॉइस। अगर आपको लग रहा है करना चाहिए, क्योंकि करोगे तो डिसिप्लिन वे में प्रिपरेशन करोगे, नहीं तो ऐसे तो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे कितने साल से, उनका किसी चीज में नहीं हुआ। इसमें भी 75 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगा, सब कुछ सेम है, लेकिन ये सिलेबस जनरल पेपर कोड का है। ये सिलेबस ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूं तो आप सभी को जाना पहचाना लगेगा, लाइक इंग्लिश ग्रामर। अच्छा, हिंदी या इंग्लिश में से कोई आप एक लैंग्वेज चूज करोगे। सपोज दैट आपकी हिंदी ठीक है तो आप हिंदी लैंग्वेज ही चूज करना, हिंदी भाषा ही आप चुनाव करना। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है, देन यू हैव टू चूज इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि एंटो साइनो, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेज, ये सब के सब यहां आने वाले हैं। समझ में आ रहा है बात? हिंदी वाले बच्चों के लिए, इफ यू आर फ्रॉम मतलब आप हिंदी बैकग्राउंड से हो, तो हिंदी का व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम यानी सेंटेंस अरेंजमेंट, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठबोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे बोलते हैं ना चले न जाने अंगनवे टेढ़े, मुहावरे, कहावतें, ये सब यहां आएगा ही आएगा। इज इट करेक्ट माय डियर? यस। ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया, किसका? लैंग्वेज का। अब आते हैं, इसके 3 सेक्शन आपको और देखने को मिलेंगे, एक जीके, एक कंप्यूटर और एक मैथ रीजनिंग, जिसे जनरल एप्टीट्यूड नाम दिया गया है। तो मैथ रीजनिंग को अगर हम अलग अलग कर दे तो टोटल 5 सेक्शन होते हैं और आपको ये समझना पड़ेगा। देखो है तो टोटल, अगर हम देखें 5 में से इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक ही करना है आपको, इट्स माइट बी पॉसिबल कि आप दोनों नहीं करोगे, लेकिन हिंदी और एक इंग्लिश में से एक करोगे तो टोटल आपको 5 पार्ट है। इसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है, कंप्यूटर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पहले आते हैं सिलसिलेवार ढंग से लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब ये मत समझ लीजिएगा इंग्लिश लिटरेचर आपसे पूछेंगे, ओथेलो का पूरा डिस्क्रिप्शन, ये नहीं पूछेंगे। लिटरेचर जो इंडियन सोसाइटी या इंडियन हिस्ट्री या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो लिटरेचर है, जैसे मैं आपको एक बता दूं, हर्षचरित की रचना किसने की थी, ये सब पूछा जाएगा। आप ये मत सोच लेना कि लिटरेचर का पूछेंगे वो। हिस्ट्री, आप एक चीज और, हिस्ट्री लिखा है तो ये मत समझ लेना कि कौन सी हिस्ट्री पूछी जाएगी, तीनों हिस्ट्री पूछी जा सकती है। सो सिलेबस इज वेरी लार्ज, अगर आपने जीके अच्छे से नहीं तैयार किया तो नहीं बनेगा। एंशिएंट, मॉडर्न एंड मिडाइवल तीनों पूछा जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी का एक एक चैप्टर आपसे पूछा जा सकता है, उनमें से कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कुछ न्यूज में रहा उससे रिलेटेड पूछा जाता है। पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, नेशनल, ये सब के सब करंट अफेयर्स से रिलेटेड पार्ट है। जो करंट अफेयर्स मंथली हमारी आती है, आप करते जाएंगे आपको मिलेगा। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ये भी आपको पूछा जाएगा। बेसिकली इकोनॉमिक्स के वो पार्ट जो आपके आप मतलब एलिजिबल हो उसको जानने के लिए, जैसे बजट क्या होता है, ठीक है ना, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बात समझ में आ रहा है? साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? कंप्यूटर बेसिक्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रिविएशंस, कंप्यूटर शॉर्टकट की, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड,
टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स जो शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म होते हैं, जैसे डीवीडी। देखो कंप्यूटर को बड़े ध्यान से पढ़ना माय डियर, कंप्यूटर ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि माथा घूम जा रहा है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन का लेवल सेट किया गया है। सो आप ये नहीं स्किप कर सकते हो कह के कि सर हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है कंप्यूटर से, हम तो सोच रहे हैं छोड़ ही दे। 4-5 क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई, 20 नंबर का सवाल है, ठीक है। फिर आता है जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। याद रखिएगा मैथ रीजनिंग के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर है इसमें, सारे के सारे चैप्टर्स हैं। क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, नंबर ट्रेन, एलसीएम, एचसीए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर, डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट भी है, सोचो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सेट्स एंड यूनियन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर, एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब आपको एक चीज यहां समझाता हूं, ये लगभग एसएससी का कंप्लीट सिलेबस है, उससे ज्यादा ही है। एमबीए वगैरह का अगर कैट वगैरह की तैयारी कर रहे होगे तो उसके लेवल का है ये, तो आपको बहुत अच्छे से करना होगा इन सब चैप्टर्स को। लॉजिकल रीजनिंग में अगर हम देखें, रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फेरेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब के सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रीजनिंग आप एनी हाउ कर लोगे, मैथ्स पे आपको प्रैक्टिस की, और मैथ्स रीजनिंग ऐसी चीजें हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके और तैयार रहना होगा। एक समय आएगा जब इस पे होल्ड हो जाएगा, जीके जीएस आप पढ़ते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, तो आपका डेफिनेटली एग्जाम निकल जाएगा। आपके एग्जाम निकलने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक चीज़ और, आप ये भी कंपैरिजन कर सकते हो कि दोनों सिलेबस में से हमारे लिए कौन सा ईजी है। कुछ बच्चे जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये COQP11 ईजी होगा, कुछ बच्चों के लिए वो यूज होगा। स्टूडेंट्स अपना डिसाइड करेंगे। अगर आप दोनों ही एलिजिबल हो, दोनों चाहते हो, तो दोनों के बैचेस भी अवेलेबल हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7052529525। डिस्क्रिप्शन में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, सारा डिटेल। आई होप आपको दोनों तरह के सिलेबस हमने क्लियरली बता दिए हैं। इसके बावजूद आपके बहुत सारे क्वेरीज होंगे। आप हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप जो भी आपको एक्सेसिबल हो, ग्रुप अगर फुल ना हुआ हो तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा आने वाले टाइम में। सो थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड।